IBPS PO प्रीलिम्स देने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, आपका जो 1 महीना का समय है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि आप अच्छे नंबर निकाल सकें और किन बातों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस रहते हैं जैसे नंबर सीरीज और क्वालिटी इक्वेशन। ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं ये आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपके सामने 3 नंबर सीरीज, एक ही क्वेश्चन में 3 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ आपके पैटर्न्स मिसिंग है ABC करके, फिर आपको इनके बीच का इनको निकालना पड़ेगा, फिर इनके बीच की रिलेशनशिप दिखानी पड़ सकती है। ऐसे करके नंबर सीरीज के कई सारे पैटर्न बनाए जाते हैं। है नंबर सीरीज ही, बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे करवाया जाता है। वहीं बात करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नॉर्मल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आ जाए, अगर कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे सवाल दे दें, कुछ अंडर रूट वगैरह का प्रयोग कर लें। उसके अलावा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के ऊपर, सम ऑफ रूट्स के ऊपर, उनको लेकर के, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं इनकी, उनको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको केवल बस वही आइडिया है कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो हो सकता है आप ना कर पाएँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को। तो थोड़ा बेसिक आइडिया से जो फैक्टराइजेशन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक तो आपका जनरल टाइप के जो DI के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ग्राफ वाइज पूछे जाएंगे। ग्राफ में आपके अलग अलग ग्राफ पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका सनबर्स्ट ग्राफ हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, एक आपका एरिया वाला जो ग्राफ होता है स्कैटर DI जिसको कहते हैं, वो आपका पूछा जा सकता है। तो वो आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसी में आपके लॉजिकल DI के भी क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल DI का मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये DI जनरल DI से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। लॉजिकल DI में थोड़ा लॉजिकल कनेक्शंस बनाए जाते हैं, जिसको लेकर के आपको पहले तो डेटा क्रिएट करना होता है और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेटा क्रिएशन भी आपके ही हाथ में रहता है। अलग अलग तरह के लॉजिकल DIs के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्टडी स्मार्ट के चैनल पे मिलेंगे, आप अगर सर्च मारेंगे तो मिल जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा लॉजिकल DI के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वो आपका ये ग्राफ भी रहेगा, आपको ग्राफ दे देगा, आपको जैसे बार ग्राफ दे दिया और यहाँ पे बार ग्राफ में यहाँ पे लिख दिया 2x लिख दिया, अगला लिख दिया आपके सामने 3x + 3 लिख दिया, और ऐसे करके, मतलब वही डेटा नहीं दिया गया। फिर आपको हो सकता है नीचे कोई एक क्वेश्चन दे दे या फिर कोई एक सवाल दे दे जिससे x की वैल्यू आए, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आप इसे यहाँ पे पुट करोगे तो आपको इन जो बार ग्राफ है इसकी वैल्यू पता चलेगी, फिर जाके क्वेश्चन होगा। तो ये आपका लॉजिकल DI के क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिए, नाम से स्पष्ट है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो DI के क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे रहते हैं। तो DI से डर लगता है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के जनरल सवाल भी हो सकते हैं, जैसे आपके सवाल आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी के सवाल हो गए। उसके अलावा अर्थमेटिक की DI भी काफ़ी पूछी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, SI, CI, प्रोबेबिलिटी के DI बहुत पूछे जाती हैं। तो ये अगर आपको आइडिया होगा तभी आप DI कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिए, अगर आपको बेसिक आइडिया भी है तो आप इसकी DIs को कर पाएंगे। फिर आपके डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक से ही निकल के आते हैं। अर्थमेटिक का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं केवल वो वर्ड प्रॉब्लम पूछ लेने से नहीं है, अर्थमेटिक के एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। जैसे Q1 आपको एक क्वांटिटी दे दिया, Q1 दे दिया और दूसरी क्वांटिटी Q2 दे दिया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, आपको दे दिया और फिर आपसे कंपेरिजन करवा रहा है किसमें ज़्यादा समय लगा, Q1 Q2 ग्रुप में। ऐसे ही डेटा सफिशिएंसी आपको दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में दे दिया, कुछ आपको दे दिया, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना है, फिर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जहां से निकले प्रॉफिट आपको बताना है। तो अर्थमेटिक आपका सिर्फ जनरल या फिर वर्ड प्रॉब्लम ना होकर के उसको DI, Q1 Q2, डेटा सफिशिएंसी इनके रूप में भी पूछा जाता है। तो अगर हमें अपना जो ये क्वांट वाला या डेटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन मजबूत करना है, तो हमें करना क्या है, इन 1 महीनों में हमें सबसे पहले प्रयास करना है कि हम मॉक से या कहीं से अगर आपको PDF वगैरह मिल जाए बुक से, हमें लॉजिकल DI के क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करने हैं। मतलब अगर लॉजिकल DI हमारा अच्छा हो गया, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि लॉजिकल DI के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बहुत कठिन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वर्ड है, लेकिन हाँ समय लगता है और वो आपको देना पड़ेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जनरल DI के क्वेश्चंस आप कर लेंगे।
दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप ये सोच करके जा रहे हैं कि अर्थमेटिक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो हो सकता है रेस में पीछे रह जाएं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अर्थमेटिक अब करने लगे पहले की तुलना में। तो अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पकड़ मजबूत कर लीजिए और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। खास तौर पे आप ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस हों बहुत सिंगल लाइन के ना हों, क्योंकि बहुत ऐसे आसान क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स का प्रयोग किया जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाते हैं। तो आपको जैसे कह देगा ए ने किसी काम को x दिन में किया, बी ने किसी काम को 3x + m दिन में किया, आप समझ ही नहीं पा रहे आप कैसे करेंगे। आप तो केवल 10, 12, 15 केवल पढ़ के आए थे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी, जब आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे, तब आप अच्छे से इस सेक्शन को निकाल पाएंगे। ध्यान रखिए एक बात का, मैं ये पूरे इस स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप ये सोच करके चलें कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो हम 30 सेकंड में बना लेते हैं, 40 सेकंड में, 1 मिनट में, और मेंस का क्वेश्चन बनाने में हमें 15 मिनट लग रहा है, डीआई बनाने बैठ रहे हैं 20 मिनट लग जा रहा है, तो वो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो टाइम आप दीजिए अपनी प्रैक्टिस में, ताकि एग्ज़ाम में उस टाइम को आप कम कर सकें। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि दिन में कम से कम हम 2 लॉजिकल डीआई या डीआई की अगर हम बात करें वो सॉल्व करें, और कम से कम 10 ऐसे अर्थमेटिक के सवाल को सॉल्व करें जो कि चैलेंजिंग हो। जिससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो अच्छा होता रहेगा। 10 एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं, एक ही टॉपिक के नहीं, अलग अलग टॉपिक के 10 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डीआई के रूप में पूछा जा सकता है, और ये पूछा जाता है आपके मेंस एग्ज़ाम में, और इतना कठिन नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे अपने दिमाग में और सॉल्व कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो करना शुरू कर दीजिए। आप इसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ाइएगा भी, क्योंकि मेंस में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर निकालना है, क्योंकि वैकेंसीज कम है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वो है रीजनिंग का, है ना। रीजनिंग जो आपका पूछा जाता है, सेम आपका इसमें भी आपका पार्टीशन रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मिसलेनियस में, मिसलेनियस का पार्ट वही है, कोडेड सिलॉजिज्म, इक्वलिटी कोडेड, कोडिंग डिकोडिंग, जो आपका न्यू पैटर्न वाला पूछा जाता है, सिंबल, अल्फ़ाबेट, वो सब। मशीन इनपुट आउटपुट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो मिक्स कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ये मशीन इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उनको मिला करके पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। आपका ये कोडेड डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, पिछली बार भी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए थे, लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते हैं। और ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कोडेड वाले भी पूछे जा सकते हैं। अब ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में आपको जो यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलेगा वो पजल का देखने को मिलेगा। तो ये नहीं है कि सर कोडेड भी पूछा जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। आपको तैयारी करनी है, कुछ भी इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि पिछले साल तो सर नहीं पूछा गया था तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयारी करके रखनी, खास तौर पे मशीन इनपुट आउटपुट की तो अच्छी तैयारी करके रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपका लॉजिक सही है तब आप कोडिंग डिकोडिंग और इनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। डायरेक्शन सेंस के कोडेड वाले क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बस दे देगा, रूट दे देगा, 3-3 आपको रूट दे देगा, मिलाना पड़ेगा, लंबे चौड़े डायग्राम बनेंगे। आता है तो कर पाएंगे, डरेंगे अगर नहीं तो। पहले से अगर इस तरह के क्वेश्चन देख रखे हैं तो, नहीं देख रखे तो आते ही डर जाएंगे, देखेंगे इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हो गया, तो डरिएगा नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है जो बहुत आपका वेटेज रखेगा वो है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बहुत वेटेज रखेगा, और इसमें आपको बढ़िया अच्छे सवाल करने हैं, है ना, हाई लेवल के सवाल करने हैं पजल के। वो आपको जो मिलते हैं कि 5 लाइन के सवाल जिसमें बस आसानी से 2 आपने बना लिया पॉसिबिलिटी, उसमें बन गया सवाल, वैसे सवाल नहीं। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि उसमें वेरिएबल होगा सर तो इसका मतलब वो हाई लेवल का है। कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और आप हमेशा पाएंगे कुछ ना कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वो वही बच्चे हैंडल कर पाते हैं जिनकी पजल काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको इसके हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हो जाएगी इस 1 महीने में, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। और अगर आप अभी भी 3rd क्लास के क्वेश्चंस में लगे हुए हैं तो नहीं कर पाएंगे इसे, एग्जाम में आपको समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है,
यूज कैसे करना है इसका। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग का। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले आपके लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक शब्दों में कहूँ तो ये आसान भी है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है। कॉमन सेंस रीजनिंग ही से कहा जाता है। आप अगर पढ़ने मतलब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। आप इसके कुछ वीडियोस देखिए, चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे कैसे समझना होता है और इसके क्वेश्चंस को अच्छा करने, क्योंकि इसके क्वेश्चन में आप जितने ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको सब सही लगते हैं अगर आप एक जनरलाइज वे में पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तब आप समझ पाएंगे उनके बीच के डिफरेंसेस को। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें एग्ज़ाम से पहले, कुछ नहीं तो आप कम से कम 200 क्वेश्चंस लगा लें, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तब आपका कॉन्फिडेंस इसमें अच्छा हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग में। और आप विश्वास मानेंगे कि आप अगर लॉजिकल रीजनिंग कर पाएंगे एग्ज़ाम में तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, वो एक्सक्यूज़ की तरह लेते हैं कि इसमें हमको नहीं आ रहा है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए इस रीजनिंग के सेक्शन के लिए, कि जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, खास तौर पे मशीन इनपुट आउटपुट और कोडेड डायरेक्शन सेंस, इनके कम से कम एक क्वेश्चन आप, कम से कम मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आप रोज करिए, अच्छे क्वेश्चंस करिए, एक क्वेश्चन आप रोज करिए। बाकी आप अगर सिलोजिज्म का एक कोडेड वाले का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता है, इनइक्वालिटी में बॉक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन दिन में कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको लॉजिक सिखाएगा कि कैसे लॉजिक्स को पहचानना है, मशीन इनपुट आउटपुट की तरह ही आपको दोनों हेल्प करेंगे। ये कम से कम इनके एक एक क्वेश्चन आप करिए, तब आपकी जाके आखिरी में बात बनेगी। रही बात पजल की, तो मैं कहूँगा जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं दिन में, आपके पास जितना समय है, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिए। ये मत देखिए कि आपको 30 मिनट का समय लग रहा है सर, ये मत देखिए, क्योंकि ये देखेंगे तब क्वेश्चन अच्छे हो नहीं पाएंगे आपसे, फिर आप थर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन जो 5 मिनट में हो जाते हैं वही करके संतुष्ट रहेंगे और एग्जाम में रो देंगे। लॉजिकल रीजनिंग के जैसे मैंने आपको कहा, कम से कम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए ताकि आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट रहें। ये आपको करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटजी के अनुसार आपको ऐसे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम कठिन है, आसान नहीं है। फिर अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, अच्छे से बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और इसमें आपको क्या क्या करना है अभी बात करते हैं। इसके साथ आपका बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है जनरल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। और थर्ड पे आपका स्टैटिक जीके रहता है, जो स्टैटिक पार्ट है जीके का वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है, तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो कम से कम मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कम से कम 4 मंथ का करंट अफेयर, जब आपका मेंस एग्जाम है उससे 1 हफ्ते पहले से काउंट करके 4 हफ्ते का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली जो पीडीएफ्स होती हैं, मंथली पीडीएफ्स होती हैं, उनका सहारा ले सकते हैं, और जिससे आप थोड़ा, आपको यहाँ पे फिल्टरेशन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब पीडीएफ आपको मिलती हैं तो अगर आप पूरा जो 4 महीने की पीडीएफ है ले के जाएंगे तो आपको कम से कम 5000, कम से कम मैं कह रहा हूँ 5000 कम से कम, कई बार तो एक महीने में ही 5000 न्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टरेशन करना पड़ेगा। फिल्टरेशन का मतलब कि जो काम की न्यूज़ है उनको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या काम की न्यूज़ है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ें हैं, भारत सरकार का किसी के साथ एमओयू हो रहा है, या जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ें होती हैं, आप जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है। नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ें आपको सारी ध्यान देनी है, कहीं पे एमओयू हो रहा है, कहीं पे कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, या फिर जो रैंकिंग है भारत की अलग अलग रैंकिंग इंडेक्स में आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है। ये इसी नेशनल इंपॉर्टेंस में ही है, एमओयू रैंकिंग मतलब इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, खास तौर पे जो न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स हैं, उनको आपको ध्यान देना है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, उनको ध्यान देना है, आपको पढ़ के रखना है। एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी एलोकेशंस बजट के कैसे हो रहे हैं उन स्कीम्स में, वो सारी चीज़ें इसी में आएगा, एलोकेशंस वगैरह
जो पार्ट है बजट में क्या क्या हुआ है किस स्कीम के लिए, वो इसी में आएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है। फाइनेंशियल का मतलब भारत की जो फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और इसको आप मिला सकते हैं इस बैंकिंग या आरबीआई से रिलेटेड जो आपकी न्यूज आती है उनको लेकर के। बैंक में जो खास तौर पे पीएसयूज हैं उनको लेकर के जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको ध्यान दीजिए। आरबीआई से रिलेटेड जो जो सर्कुलर्स हैं, नए नए जो नियम कानून है निकाले जा रहे हैं, नई स्कीम निकाली जा रही है, कहीं मॉडिफिकेशन किया जा रहा है किसी लिमिट में, किसी लिमिट को बढ़ाया जा रहा है, किसी को कम किया जा रहा है, वो सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उनको आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, उनको आपको पढ़ के रखना है। क्या आप छोड़ सकते हैं? जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप डेज वाली चीज़ को ना भी पढ़ें तो चलेगा, क्योंकि एक तो उसका मतलब 365 दिन को आप कैसे याद रखेंगे कि भाई हर एक दिन का कौन से दिन पे मनाया जाता है, उसकी क्या थीम थी, किसने मनाया, बहुत हेक्टिक है। और उसका रिजल्ट थोड़ा कम ही है क्योंकि वो बाकी चीज़ों से रिलेट भी नहीं हो पाता है न्यूज़ से। जैसे अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट स्कीम फाइनेंशियली ये आपस में रिलेट हो सकते हैं, है ना, ये रिलेट नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ आप एक ये ध्यान रखिएगा, इसी में मैं आपको जैसे ये बैंकिंग वगैरह है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट का मतलब बहुत सारे बच्चे छोटे मोटे अपॉइंटमेंट्स को भी ध्यान देते हैं कि भाई एसबीआई का सीटीओ किसी को बना दिया गया है ना, ऐसा। भाई अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है, जनरल या चेयरमैन बन रहा है तो उसे ध्यान रखिए। कोई जनरल मैनेजर बन रहा है या फिर अगर जैसे आर्मी से रिलेटेड होता है कुछ, तो अगर कोई किसी एक खास कमांड का चीफ बन रहा है तो उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। केवल जो टॉप पोजीशनिंग है वो वही इंपॉर्टेंस रखती है, तो उन पे ध्यान दीजिए। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनको लेकर के, है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता है, बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी कैसी है, क्या क्या उसके पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूछी हैं। बैंक कितने टाइप के होते हैं, हर एक बैंक का जो टाइप है वो क्या है, अब उसमें नया मॉडिफिकेशन क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कब एक बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाएगा, कब वो आपका एक जनरल या एक फुल फ्लेज्ड बैंक कहलाएगा, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं डिटेल में। इसके तो कोर्सेज हैं, स्टडी स्मार्ट के ऐप पे जा करके आप ले सकते हैं। 500 या 400 में आपको कोर्स मिल जाएगा, सब कुछ कवर है। आप आसानी से वन सेटिंग में बैठ करके इसको आसानी से 30-40 घंटे का कोर्स है। जब आप लेटें, आप चला लें 1.25 की स्पीड पे, आप एक दिन में 2-2 लेक्चर आसानी से ख़त्म कर पाएंगे और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्टैटिक जीके की अगर बात करें, स्टैटिक जीके में आपका क्या है कि जो जैसे डैम्स वगैरह हो गए, न्यूक्लियर जो आपके पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, वो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके नए नए खुल रहे हैं या पहले से भी हैं, नए भी आपके जितने भी आप टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं, वो सारे आपके पूछे जाते हैं। सीएम्स पूछे जा सकते हैं, गवर्नर्स पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके स्टैटिक जी, मतलब जो बदलाव नहीं है। जैसे सीएम और गवर्नर तो बदलाव है, लेकिन स्टैटिक जीके के पार्ट में इसको रख देते हैं, नॉर्मल जीके है ऐसा समझिए। डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि पूछे जा सकते हैं। कौन सा डैम कहाँ पे है, किस नदी पे है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, किसकी हेल्प से बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में आती हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा। तो मेरा जो एक खास एडवाइस रहती है जनरल अवेयरनेस के लिए कि सबसे ज़्यादा बच्चों का जो मेंस की प्रिपरेशन ख़राब करने वाला टॉपिक है वो यही है। बच्चे शुरुआत से पढ़ते नहीं हैं और आखिरी में आकर के इसका स्ट्रेस लेते हैं। मैं आप सभी बच्चों को ये कहूँगा कि आप इसे टाइम कंस्ट्रेंट जरूर करें। मतलब क्या है कि अगर आप इसका टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो ये आपका पूरा दिन लेकर के जाएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे आपको कम ही लगेगा, आपको लगेगा ये बहुत कवर करना है। तो आप अपने दिन का एक समय फिक्स कर लीजिए कि आपको 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे, जैसा आप मैनेज कर पाएँ, 2 घंटे 3 घंटे, कब आप कितनी देर आपको पढ़ना है, और उतनी ही देर रोज़ पढ़िए। क्योंकि अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, दिन भर भी पढ़ेंगे तो भी खत्म नहीं हो पाएगा एग्जाम से पहले, और होगा क्या कि बाकी सेक्शन में आप खराब कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं सलाह देता हूँ ये कि आप इसे टिपिकल एमसीक्यू के तौर पे लेकर के ना चलें। टिपिकल एमसीक्यू का मतलब आपको एक सवाल पूछ दिया कि भाई बताओ ये वाला जो F1 रेस जो हुई थी बेल्जियम में, ये किसने जीती, तो आपने लिख वहाँ पे टाइम, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, आपने टिक कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके यहाँ पे सवाल अब जो देखा जा रहा है थोड़ा यूपीएससी से इन्फ्लुएंस होकर के पूछे जा रहे हैं। आपको ये दे देगा, अच्छा ये जो रेस हुई है बेल्जियम में ये किसने जीती, कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं,
तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फिर आपको कोई स्कीम के बारे में दे देगा कि ये स्कीम है, भारत सरकार ने शुरू करी है, बताइए इस स्कीम से रिलेटेड कौन सी बात है जो सही नहीं है। तो अगर आपने वो स्कीम सही से नहीं पढ़ी होगी तो आप नहीं बता पाएंगे कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है। तो ऐसे जैसे भी चंद्रयान का बहुत है, तो चंद्रयान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अब चंद्रयान को लेकर के आपसे ऐसे कह देगा बताइए इसमें से कौन सा है जो भारत की पार्टनर कंट्री नहीं है इसमें, इसरो की। तो आपको अगर चंद्रयान के बारे में नहीं पता है या यही पता है कि चंद्रयान कहाँ पे उतरेगा, बस इतने तक ही सीमित है, तो नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ा थॉरो नॉलेज होना चाहिए और टिपिकल एमसीक्यू के क्वेश्चन से भी बचिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेजफुल यहाँ पे होना पड़ेगा। वो आपको यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स मिल सकते हैं, कौन सा सही है इनमें से मिल सकता है, कौन सा गलत है इनमें से ये मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आपको बस वही 5 क्वेश्चन 4 आपको एक क्वेश्चन मिल गया उस पर 4 ऑप्शन मिले, जरूरी नहीं ऐसा हो। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाला टॉपिक भी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरली जो टेनिस है, फुटबॉल है, F1 रेसिंग है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको अच्छी करनी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, आज 6-7 साल हो गए, कि अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तो आप पजल अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़ के एक बार में समझ पाओगे। आप इंग्लिश तो अच्छा कर ही पाओगे। अब जो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डीआईज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैराग्राफ वाइज, वो आप अच्छे से कर पाओगे, तो काफ़ी जगह ये हेल्पफुल है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिए, इंप्रूव करने का प्रयास करिए, कम से कम 2 क्वेश्चंस रोज लगाया करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नंबर अच्छे देता है, साथ ही साथ ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है क्वेश्चन को पढ़ के समझने का। ग्रामर आपका पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर के सब कुछ जो आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके अलग अलग जो टॉपिक हैं वो पूछे जा सकते हैं। पैराजम्बल पूछा जा सकता है, एरर करेक्शन, करेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड स्वैपिंग, वही आपका, लेकिन सब कुछ ग्रामर से ही कनेक्टेड है। तीसरा पार्ट है आपका वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप बहुत जगह मात खाओगे, क्योंकि आपको शब्दों के मतलब ही नहीं पता और कैसे यूज हो रहे हैं उसका मतलब नहीं पता, बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है तो आप जो करंट सिनेरियोज़ हैं उनको आप परिचित नहीं हो पाओगे। साथ ही साथ आपको जो लिखना है, जो आपके मेन टॉपिक इसमें है कि आपको एक यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी पास करना पड़ता है पीओ मेंस में, तो वो आपका एग्जाम के बाद ही होगा, एसे एंड लेटर राइटिंग का, तो वो आपका बहुत बेकार हो, क्योंकि आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं करंट सिनेरियोज़ के ऊपर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध हो सकता है, जब जैसे भारत कनाडा के बीच में भी टेंशन है वो हो सकता है। एआई जो टॉपिक अभी बहुत चल रहा है वो हो सकता है। अभी जो वुमेन को लेकर के बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में वो हो सकता है। तो जब आप पढ़ोगे नहीं ना तो आपके पास डेटा नहीं होगा, आप उस लैंग्वेज में अच्छे से लिख नहीं पाओगे, कन्वे नहीं कर पाओगे अपनी बात, जनरलाइज एकदम लिख दोगे। तो आपको थोड़ा ऐसे अगर अच्छा करना है तो टॉपिक्स को थोड़ा सर्च करिए, जो करंट में चल रहे हैं उनको पढ़िए, समझिए। और लेटर राइटिंग तो आपको फॉर्मली लिखनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा करेंगे ना कि अगर आप दिन में एक ऐसे लिख लें और उसको आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं उसके बीच के कंटेंट को, तो आप खुद ही देखेंगे कि पहले दिन और 30वें दिन में बहुत अंतर आप अपनी राइटिंग में पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन लंबा होना भी चाहिए था क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी है। तो बेटा आप ध्यान रखिए इस बात का कि मेंस है, मजाक नहीं, बहुत मैटर करेगा। मतलब ये इसी से आपका सिलेक्शन होना है, ऐसा समझिए। मेंस के नंबर अगर आपके अच्छे रहे, इंटरव्यू में आप ठीक ठाक भी कर ले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाता है। कंपटीशन थोड़ा टफ है क्योंकि वैकेंसीज कम है, और अगर आपने 20 की जगह 19 मेहनत भी करी तो काम नहीं चलेगा। तो अभी पूरी दुनियादारी से हटने का समय है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस पढ़ना है, दुनियादारी से हटने का समय है और अपने ऊपर काम करने का समय है। समय 24 घंटे का ही है। अब आपको सोना कब है और खेलना कब है और मूवी कब देखना है वो आपको मैनेज करना है, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ के चलना होगा, तभी हो पाएगा। एक गलती मत करिएगा कि किसी एक ही सेक्शन को पकड़ के बैठ जाइए, करंट अफेयर को पकड़ लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ लिया, क्वांट को पकड़ लिया, बाकी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये मत करना, क्योंकि सभी सेक्शंस में पास होना पड़ेगा। साथ ही साथ जब तक आप सभी सेक्शन में पास नहीं होगा और अच्छे नंबर नहीं लाओगे, आपका मेरिट में नाम आएगा भी नहीं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।